आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। सही समय पर सही मटेरियल नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। कई बार 1 साल 2 साल बर्बाद होने के बाद पता चलता है कि अरे हमें इस तरह से पढ़ना था, ये चीजें पढ़नी थी। तो अगर आपको सही टाइम पर सही मटेरियल का सिलेक्शन आ जाएगा तो उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 80-90 मार्क्स पे अटक के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे होते हैं। बायो में भी वो इतना ज्यादा इररिलेवेंट और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ते हैं जिसकी वजह से बायो में तो ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, लेकिन वो जो टाइम होता है, जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हुआ रहता है, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करके वो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस कर सकते थे। टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं जब सही मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, सही चीजें नहीं सही प्रैक्टिस करते हैं, तो टेस्ट में कम मार्क्स आने की वजह से सेल्फ डाउट होने लग जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि शायद नीट इज नॉट फॉर मी। सो यही सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं, बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज कि सही गाइडेंस सही टाइम पर नहीं मिला। तो मेरा नाम शानी कनिक है और चैनल स्कोर 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में नीट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। सो देखिए, एक बात तो आप सभी ने सुन रखी है, बायो की आज मैं बात करने वाली हूँ स्टडी मटेरियल के। सो एक बात आप सबको पता है कि मैम सबसे पहले एनसीईआरटी बोलेंगी, है ना? यस, आई विल डेफिनेटली से एनसीईआरटी इज द मटेरियल। यही आपकी वो बुक है जिसको आपको वर्शिप करना है, आपको इसकी पूजा करनी है, मतलब अगरबत्ती नहीं लगानी है, इसको इस तरह से रिलीजियसली रोज पढ़ना है कि इसकी एक एक लाइन आपको याद हो। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेने से ना उनको नीट में 360 के आसपास नंबर आ जाएंगे। सो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। एनसीईआरटी सिर्फ रीड कर लेने मात्र से आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, जब आप पढ़ते हो उसको आपको समझ में आता है कि उसमें कई सारी चीजें ऐसी है, कई सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पहली बार दूसरी बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगे। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी ऊपर नीचे दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दी हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया है बहुत ज्यादा, और इसी वजह से कंसेप्ट्स अपने आप पहली दूसरी बार में जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनसीईआरटी रीड करने भर से आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आप कैसे सही मटेरियल खुद के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली स्टेप ये होती है, अगर आप कोई एग्जाम में बैठने जा रहे हो ना, तो आपको उसकी पैटर्न पता हो, आपको ये पता हो कि क्या सवाल एग्जामिनर इस एग्जाम में पूछता है। ओके, उसको आप कैसे पता लगाओगे? इसको पता लगाने के लिए आप कर सकते हो सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व। अब आप बोलोगे हमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़े, हम पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की रफ रीडिंग लगाओ। ठीक है, रीडिंग किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को सिलेक्ट कर लो और उसकी रीडिंग लगाने के 1-2 रीडिंग लगाने के बाद क्या करना है आपको? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी जो है सिर्फ 1 से 2 बार रीड कर लेनी है। ठीक है, 1-2 बार रीड कर लेने के बाद आपको पीवाईक्यूज से गो थ्रू करना है। बस मैं क्या बोल रही हूँ, सॉल्व मत करो, भले ही आपको आंसर नहीं आए, इतना कर लो कि आपने एक पीवाईक्यू देखा और आपको ये पता हो कि अच्छा ये एनसीईआरटी में यहां से पूछ रहे हैं, मतलब भले ही एनसीईआरटी खोल के बैठो आप, बस पीवाईक्यू देख लो कि वो किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं पीवाईक्यू। सो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज। आपको बस पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना है कि किस तरह का प्रश्न बन रहा है। ओके, ये पहली स्टेप होनी चाहिए आपकी। इससे आपको ये समझ में आएगा, जब आप कोई भी एक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर से जब आप उसके पीवाईक्यूज देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले 3 से 4 सालों में ऐसा पैटर्न बन गया है नीट का कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछे जा रहा है। ओके, ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि अब जो बुक हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसको देना है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में खुद क्लियर हो जाएगी। आप सारे टॉपर से सुनते हो, टीचर से सुनते हो कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन सच ये है कि उसके बाद भी स्टूडेंट्स अपना दिमाग चलाते हैं और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, इधर उधर से बहुत सारा मटेरियल पढ़ते रहते हैं। तो ये स्टेप, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे मैम बाहर से भी तो आते हैं। आप देखो ना, पीवाईक्यूज देखो कब आते थे बाहर से क्वेश्चंस और कैसे आते थे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये आपकी पहली
स्टेप होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू गो थ्रू योर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले अब आपको पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, देखिए अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है अच्छी बात है, आपको वहां पर टीचर सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देते होंगे। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है सो आपको क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट क्लैरिटी। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी ही हमारी मेन बुक है बायो में। अब नेक्स्ट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे एम्फेसाइज करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे आएगी, अब एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है ना जिसमें बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बहुत बड़ी बड़ी डीप बातें लिखी हुई हैं जो कि एकदम से बच्चे को नहीं समझ में आएंगी। सो कंसेप्ट क्लैरिटी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, टीचर्स प्ले करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका कंसेप्ट क्लियर करने में टीचर्स का रोल होता है। सो कंसेप्ट्स के लिए हमेशा एक टीचर, आपका जो भी ट्रस्टेबल टीचर है, आपके कोचिंग में टीचर्स हैं, अच्छी बात है। कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, यूट्यूब पे तमाम टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स डले हुए, मेरे भी डले हुए हैं, आपको जिससे समझ में आता है उस टीचर से अपने कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। ओके, अब यहां पर मैं एक और बात ये बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी से बाहर कई बार टीचर को समझाना पड़ता है, क्योंकि उसे कंसेप्ट क्लैरिटी करवानी आपकी अगर, तो थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। लेकिन फैक्चुअल बातों पे बहुत ज्यादा अटकना मत, मतलब कोई फैक्ट दिया हुआ उसको रटने मत लग जाना, कोई टीचर ने एक्स्ट्रा बात बोल दी उसको नहीं रटना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वो ही आएगा, जैसे एग्जांपल्स वगैरह एनसीईआरटी से ही आते हैं। सो इसलिए फैक्चुअल बातें नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई, अब कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। आफ्टर कंसेप्ट क्लैरिटी व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू डेडिकेट एवरी सिंगल डे, आपको एक सब्जेक्ट में, मैं यहाँ पे बायो की बात कर रही हूँ ना, बायो में सेल्फ स्टडी पर आपको रोज 2 घंटे तो देने ही हैं, 2 आवर्स फॉर बायोलॉजी। व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देना है बाकी का इतना ही टाइम। सो 2 घंटा आपको बायो की सेल्फ स्टडी करनी है, और उस टाइम में, उस दौरान आप क्या करेंगे, देखिए अब ये वाला टाइम मैं हटा दे रही हूं, ठीक है, इस टाइम को नहीं इंक्लूड कर रही हूं, आप जो टीचर से पढ़ रहे हो वो टाइम अलग है। इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है, यू हैव टू डू रिवीजन। आपको क्या करना होगा, रिवीजन। आज अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, टीचर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब आपको उसे रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन जब तक आपकी नीट की एग्जाम हो रही है ना बच्चों, तब तक कितनी बार रिवाइज करना है आपको, कम से कम आपको 15 से 20 बार एनसीईआरटी में से रिवीजन करना है। एनसीईआरटी में से रिवाइज करोगे आप कितनी बार, 15 से 20 बार। और अब जब आपने टीचर से कंसेप्ट समझ लिया है तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे होंगे, हाईलाइटेड होगी आपकी एनसीईआरटी, या फिर आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, तो उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, अब 15 से 20 बार तो मैं पूरी आपकी थ्रू आउट नीट की जर्नी की बात कर रही हूं, लेकिन आज आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसकी सेल्फ स्टडी कर ली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस। ओके, सो उसी टाइम आपको अब उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, प्रैक्टिस में क्या आता है, प्रैक्टिस में आपको उसके पीवाईक्यूज देखने हैं, तुरंत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आपसे बनने चाहिए वो। और फिर उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, डायग्राम बेस्ड कॉलम, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, हर तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत अमाउंट में सॉल्व करने हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो मैंने जो पॉइंट बोला था, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको एनसीईआरटी रीड करने के बाद सबसे पहले उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे, उसका रिवीजन, रिवीजन करना होगा, एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, सो ये जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होगा ना, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस, ये होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता देती हूँ आपको कि जिस दिन आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उस दिन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद लगभग 15 दिन बाद ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि क्या होता है कि बायो ऐसा सब्जेक्ट है कि आज मैंने पढ़ा, आज ही क्वेश्चंस लगाऊंगी, बहुत अच्छे से बनेंगे, लेकिन 15 दिन बाद ना थोड़े से कंसेप्ट जब फेड आउट होने लगते हैं, तब वो क्वेश्चंस बनने में प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए तब उसको प्रैक्टिस करना, और जो जो जहां पे अटको फिर उस पोर्शन को रिवाइज करना, इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रखना। ओके, सो ये आपका सेल्फ स्टडी की बात हो गई। अब
बुक्स अगर आप पूछोगे कि प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक, तो देखो थियोरी के लिए एनसीईआरटी जो है वो इनफ है, ये मैं बता रही हूं आपको। और जो टीचर्स कंसेप्ट क्लैरिटी करवा रहे हैं जब, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताते हैं जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आता है। सो इन दोनों चीजों को मिलाकर आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लेने। ओके, नोट्स के लिए ना टॉपर के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो कि भाई टॉपर के नोट्स हम तो कॉपी कर लेंगे, मैडम के नोट्स हम तो कॉपी कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपके काम आएंगे, क्योंकि नोट्स इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो आप सिर्फ इस तरह से बनाओ कि आपको ही समझ में आए और आपको ही देखकर उसमें से सारी चीजें जो है क्लियर हो। सो नोट मेकिंग इज एक्चुअली एन आर्ट, और वो कभी भी मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इस टाइम पे नोट्स बनाओ। किस टाइम पे, कि आप पहली बार एनसीईआरटी रीड करने बैठे हो, दूसरी बार रीड करने बैठे हो और नोट्स बनाने लग गए। कभी भी पहली दूसरी बार में नोट्स नहीं बनते हैं। उस टाइम तो आपको यही नहीं पता है कि क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है। उस टाइम होगा ये कि आप एक दूसरी एनसीईआरटी छाप के रख दोगे अपनी नोटबुक में। तो कभी भी पहली दूसरी रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। ओके, सो नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो नोट्स बनाने हैं, ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करने बैठोगे ना एग्जाम के पहले, बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, सो इतनी बातें हो गई। अब एक बुक मैंने बताई एनसीईआरटी, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कोचिंग मॉड्यूल्स में ना हमारी बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्या हमको वो पढ़ना है। तो क्लियरली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जो भी फैक्ट्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो सब रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो सब कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में, इररिलेवेंट है। बहुत सारी कोचिंग मॉड्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट कंटेंट डाल रही हैं। आपको अभी बीएससी एमएससी की पढ़ाई तो करनी नहीं है, आपको एक एग्जाम क्रैक करनी है नीट नाम की, जिससे कि एमबीबीएस कॉलेज में आप जाओगे, तब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, या फिर जो भी आपको पढ़ना हो बाद में पढ़ोगे। अभी तो इतना ही पढ़ो ना जितना इस एग्जाम में आ रहा है। तो इसलिए मॉड्यूल्स में जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल बहुत ज्यादा बातें हैं वो सब पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि होता ये है ना कि जो कोचिंग की मॉड्यूल्स हैं उसमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा दिया होता है, और नीट के एग्जाम में आता इतना सा है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में से ही आता है, और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें उलझ के बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 80-90 मार्क्स पे रह जाते हैं, और ये जो टाइम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने में लगाया था ना, इस टाइम को वो यूज कर सकते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, इनफैक्ट बायो का स्कोर और बूस्ट करने में। सो इस वजह से मॉड्यूल्स में आपको हाँ कोई कंसेप्ट क्लियर करने में वो आपको उसको काम लेना है, तो कंसेप्ट पढ़ो उसमें से। और एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यूज भी अगर फैक्चुअल है तो छोड़ दो उनको, फैक्चुअल कुछ एक्स्ट्रा दिया एनसीईआरटी से छोड़ दो, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे लैंग्वेज बेस्ड ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो मॉड्यूल में से। तो मॉड्यूल को किस तरह से यूज करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कोचिंग की मॉड्यूल्स आपने ले रखी है अगर, तो उसमें से कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए उसको यूज करो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए उसको यूज करो। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल बातें उनको नहीं ज्यादा उलझना है उन सारी चीजों में, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम और मॉरल ही बच्चे का जाता है, बाकी कुछ नहीं है। सो इस वजह से दिस शुड बी योर टोटल, आपको जो थ्रू आउट द जर्नी याद रखनी बातें वो यही है। और प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली एक आपकी एमटीजी पब्लिकेशन की तो बुक है ही, एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है। देन अरिहंत की भी है एक बुक, अरिहंत की बुक है मास्टर द एनसीईआरटी, वो भी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स की जैसी ही बुक है। तो इनमें से आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर मॉड्यूल है तो उसमें से भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग। और ज्यादा अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के बाहर का, उन पे नहीं ध्यान देना। बाकी हाँ, कंसेप्ट वाले, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसे यूज करो। सो ओवरऑल बात बस ये है बच्चों कि आता एनसीईआरटी में से ही है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने से भी काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी को पढ़ के उसको समझना होगा, कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे, फिर उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस लगेगी, तब जाकर आप कहीं 360 के आसपास पहुंचोगे। सिर्फ पढ़ने रीड कर लेने मात्र से काम नहीं बनेगा। और सबसे पहले अगर आप अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझो कि क्या आता है इस एग्जाम में। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज ही नहीं देखे ना, तो मेरी बात मानो,
मानो कि आप सिर्फ एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो, आप मैदान में उतर गए हो और आपको यही नहीं पता है कि उसके रूल्स क्या हैं, और मेहनत जरूर कर रहे होगे आप, लेकिन वो आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। सो इसलिए ये सारी बातें आपको फॉलो करनी है, और अगर ये टिप्स आपके काम आती हैं तो मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।